आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना सचिवालय को आज एक अज्ञात व्यक्ति से बम की धमकी भरा फोन आया। यह कॉल मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी को किया गया था, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सतर्क कर दिया। हैदराबाद पुलिस के साथ तेलंगाना विशेष पुलिस बल ने परिसर का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि बम की धमकी एक अफवाह थी। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन करने वाले की पहचान लंगर हाउस के एक व्यक्ति के रूप में हुई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दरगाह से संबंधित मुद्दे पर एक याचिका दायर की थी, लेकिन पुलिस से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें सचिवालय में बम की धमकी देने के लिए प्रेरित किया गया। आरोपी को एसपीएफ पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। आगे की जाँच चल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज राज्य की विधानसभा में जातीय सर्वे पेश किया। विधानसभा में बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे पिछले वर्गों की मांग थी कि उनकी गणना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नीति को प्रभावी बनाने के लिए उसका समर्थन करने के लिए डेटा होना चाहिए। जातीय सर्वे के आंकड़ों का उपयोग राज्य में सामाजिक राजनीतिक बदलाव लाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेलंगाना में यह एक ऐतिहासिक क्षण है। रेड्डी ने कहा कि अभी तक देश में पिछड़े वर्ग को लेकर कोई व्यापक डेटा नहीं आया है। इससे आरक्षण लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं। 1931 के बाद से हम भारत में कमजोर वर्गों की सटीक जनसंख्या नहीं जानते। राष्ट्रीय जनगणना में भी कमजोर वर्ग की गिनती शामिल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वादा किया था कि जातीय सर्वे कराया जाएगा। उस वादे को निभाते हुए जैसे कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई, हमने जातीय सर्वे के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने वादा किया कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने केंद्र से जातीय जनगणना कराने की मांग की, लेकिन केंद्र आगे नहीं आया। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि अगर कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे और राजनीतिक आरक्षण और नौकरी में आरक्षण देंगे। यह एक एक्सरे है। उन्होंने कहा कि हमने अब जातीय सर्वे पूरा कर लिया है और आज सदन में रिपोर्ट पेश की है। तेलंगाना विधानसभा सचिव ने आज बीआरएस के 10 विधायकों को नोटिस जारी किया है, जो पिछले साल सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। नोटिस बीआरएस की याचिकाओं पर जारी किए गए, जिसमें दल बदलुओं को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। विधायकों ने विधानसभा सचिव की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा तेलंगाना विधानसभा को अयोग्य याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उचित अवधि परिभाषित करने के लिए कहने के 2 दिन बाद आया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतंगी को अध्यक्ष से परामर्श करने और उचित समय सीमा क्या होगी इस पर अपने विचार प्रदान करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 विधायकों वेंकटराव तेलम, कादियाम श्रीहरि और दानम नागेंद्र को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाले बीआरएस विधायक पी कश्मीर रेड्डी की याचिका पर सुनवाई 10 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। रामाराव ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें 7 अन्य दल बदलू विधायकों के अयोग्य पर निर्णय लेने में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से देरी पर सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया और 10 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। लोकसभा में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की विदेश नीति, गाजा में जारी हिंसा और प्रस्तावित वक्फ कानून पर गंभीर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि सरकार की विदेश नीति अपने पारंपरिक रुख से भटक चुकी है और वह गाजा में हो रहे नरसंहार पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने गाजा में जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक 61,709 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 1,11,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 12 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। ओवैसी ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह इस नरसंहार का विरोध क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब गाजा में नरसंहार का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के प्रधानमंत्री भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि भारत को गाजा में स्वास्थ्य ढांचे के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इजरायल को हथियारों का निर्यात बंद करना चाहिए। ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ कानून पर भी सरकार को घेरा और इसे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस कानून को मौजूदा स्वरूप में लागू करती है तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम समुदाय ने इस प्रस्तावित कानून को पूरी तरह खारिज कर दिया है और यदि इससे लागू किया जाता है तो देश में सभी वक्फ संपत्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। उन्होंने कहा, हम विकसित भारत चाहते हैं, लेकिन सरकार देश को 80 और 90 के दशक की शुरुआत की अस्थिरता की ओर ले जा रही है।
रमजान को देखते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने तेलंगाना एसएससी प्री फाइनल परीक्षा के समय में संशोधन किया है। पहले परीक्षा का समय दोपहर 1:15 से शाम 4:15 तक था। अब इसमें 1 घंटे का बदलाव किया गया है। जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार नया समय दोपहर 12:15 से 3:15 तक होगा। हालांकि भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के पेपर की परीक्षाएं दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। वही आपको बता दें कि परीक्षा 6 मार्च से 15 मार्च तक आयोजित होने वाली है। तेलंगाना एसएससी प्री फाइनल परीक्षाओं का शेड्यूल रमजान के मद्देनजर बदल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपनी टिप्पणी के लिए एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगा। उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई है जब ओवैसी ने लोकसभा में केंद्र को इस विधेयक को मौजूदा स्वरूप में लागू करने के खिलाफ चेतावनी दी और तर्क दिया कि यह संविधान का अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन करेगा और सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। गिरिराज सिंह ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत कानून के शासन के तहत चलता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह भारत का संविधान है, यह किसी एक व्यक्ति या समुदाय का नहीं। ओवैसी को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भारत कानून के शासन द्वारा शासित है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। देश कानून के मुताबिक चलेगा। सरकार के रुख की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लोगों के मन में डर पैदा करने के एक दिन खत्म हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड केवल कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे और अगले दिन वापस लौट आएंगे। कर्नाटक भाजपा ने डीके शिव कुमार की प्रस्तावित महाकुंभ यात्रा का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उप मुख्यमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। डीके शिव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उनके करीबी हैं, उन्होंने महाकुंभ मेले में उनको आमंत्रित किया है और वो अपने परिवार के साथ वहां जा रहे हैं। इस बीच भाजपा ने शिव कुमार की यात्रा की आलोचना की और कांग्रेस नेता और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पिछली टिप्पणियों को उजागर किया। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने आज शिव कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या डीके शिव कुमार के गंगा में डुबकी लगाते ही उनके सारे पाप धुल जाएंगे। उन्होंने आगे मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के कुंभ मेले में पवित्र डुबकी लगाने से ही कर्नाटक में गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या खड़गे साहब अब इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। देश के सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में 5 दिन तक होटल, रेस्टोरेंट और कैब मिलना मुश्किल है। इन सभी की बुकिंग हो चुकी है। वही होटल में जो कमरे बचे हैं वह दोगुना दामों में बुक किए जा रहे हैं। इनमें से 5 और 3 स्टार का होटल भी शामिल है। एयर शो के कारण ऐसे हालात यहां पर होते जा रहे हैं। बेंगलुरु एयर शो की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शहर में ट्रेवल एजेंसियों पर लग्जरी कारों सहित सभी प्रकार की कारों की बुकिंग हो चुकी है। यह लंका वायुसेना अड्डे पर आयोजित हो रहे एयर शो के कारण बेंगलुरु शहर और आसपास के क्षेत्रों में जहां एयर शो आयोजित किया जा रहा है वहां किराए पर कमरे उपलब्ध नहीं है। अगर आपको कमरा चाहिए तो इसके लिए दोगुनी राशि चुकानी होगी। आरोप लगे हैं कि एयर शो के नाम पर दोगुनी रकम मांगी जा रही है। एयर शो के दौरान शहर में कमरों, टैक्सी और कैब की बुकिंग में तेजी आई है। यह एयर शो 10 से 4 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और शहर के अधिकांश होटल और लॉज पहले ही बुक हो चुके हैं। वही सूत्रों ने बताया कि एयर शो देखने के लिए विदेश से भी लोग पहुंचेंगे और ट्रेवल के पास BMW, ऑडी और बेंज समेत सभी मॉडल की कारें पहले ही बुक हो चुकी हैं। एयर शो के 5 दिनों के लिए शहर में कमरे और टैक्सी निकलना मुश्किल है। वही ऑरेंज ट्रेवल्स के मालिक प्रशांत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी और उनके दोस्तों की सभी यात्राओं के लिए कारें बुक हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अन्य राज्यों से टैक्सी बुलाकर कैब सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। केरल के एक आंगनबाड़ी केंद्र में उपमा की जगह बिरयानी और चिकन फ्राई मांगने वाले एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद केरल के ऐसे बाल देखभाल केंद्र की खाने के मेन्यू में बदलाव की संभावना है। राज्य के स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री वीना जॉर्ज ने अपने फेसबुक पेज पर शंकु नामक एक बच्चे का वीडियो शेयर किया जिसमें वह इस तरह का अनुरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी के खाने के मेन्यू में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे ने मासूमियत में यह अनुरोध किया है और इस पर विचार किया जा रहा है। शंकु, उसकी माँ और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मंत्री ने कहा कि शंकु के सुझाव को ध्यान में रखते हुए मेन्यू के
की समीक्षा की जाएगी। जॉर्ज ने बताया कि बच्चों को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं। वीडियो में टोपी पहने हुए बच्चे को मासूमियत से अपनी मां से कहते हुए सुना जा सकता है, मुझे आंगनबाड़ी में उपमा की जगह बिरयानी चाहिए। उनकी मां ने बताया कि घर पर बिरयानी खाते समय उन्होंने यह वीडियो बनाया और फिर इसे सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। दरअसल बाल कल्याण मंत्री वीना जॉर्ज ने अपने फेसबुक पेज पर शंकु नाम के एक बच्चे का ऐसा अनुरोध करते हुए वीडियो शेयर किया और कहा कि आंगनबाड़ी के मेन्यू में बदलाव किया जाएगा। तमिलनाडु के मदुरै की थिरुपरम कुंद्रम मुरुगन मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज हिंदू मुन्नानी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। ऐसे में तमिलनाडु की सरकार की ओर से हालात को देखते हुए जिले में 2 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही पुलिस की ओर से कहा गया कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि थिरुपरन कुंद्रम मुरुगन मंदिर वाली पहाड़ी पर अवैध मस्जिद बनाने की कोशिश को लेकर और थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी की रक्षा के लिए 4 फरवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि इस्लामी समूह पहाड़ी पर अतिक्रमण करना चाहता है। ऐसे में इस पहाड़ी को लेकर 2 समुदायों में संघर्ष चल रहा है। हिंदू मुन्नानी के प्रदेश अध्यक्ष कादेश्वरम सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु सरकार की ओर से मदुरै जिले में लगाई गई धारा 144 की कड़ी निंदा की है। इससे थिरुपरनकुंद्रम में विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुब्रमण्यम ने आरोप लगाया कि सरकार राज्य में अघोषित आपातकाल लागू कर रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का काम कर रही है और धार्मिक अशांति को भड़का रही है। उन्होंने पुलिस के उस फैसले का हवाला देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जिसमें मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई। कादेश्वरम सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि हिंदुओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। हिंदू मुन्नानी का दावा है कि यह पहाड़ी भगवान मुरुंदा के 6 घरों में से एक है। वही मुस्लिम संगठन इसे सिकंदर पहाड़ी बताते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज घोषणा की है कि उनकी सरकार विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक जलवायु परिवर्तन नीति पेश करेगी और राज्य भर के सभी स्कूलों में पारिस्थितिकी क्लब स्थापित करेगी। वह एक आयोजित तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 3.0 में बोल रहे थे। स्टालिन ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में शिक्षित करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु भर के सभी स्कूलों में पारिस्थितिकी क्लब स्थापित किए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जलवायु परिवर्तन नीति पेश करेगी। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन के बारे में छात्रों द्वारा जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि और जल संसाधन विभागों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा क्योंकि वे जलवायु परिवर्तन से काफ़ी प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को जलवायु परिवर्तन और इसके परिणामों के बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि चुनौती का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।